हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी मीडियम। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का पॉलिटी का एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत सीरीज स्टार्ट होने के पहले चल रहा है, जिसमें कि 11th-12th की एनसीईआरटी बेसिकली हम कर रहे हैं, जो आपकी हायर क्लासेस की, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके उन बेसिक मुद्दों को लेकर जिसका स्टैंडर्ड हम लक्ष्मीकांत और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ते हैं। इस सीरीज में बच्चों 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। ये हमारा 4th क्लास है, जिसमें कि हम सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की जो बात है वह करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और वैसे भी ये जो आपके चैप्टर्स है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो भी बच्चे पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तब डेफिनेटली ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखो, ये वाला जो आपका चैप्टर है, तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय की। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 सामाजिक न्याय। मेंस जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस का सामाजिक न्याय का जो आपका टॉपिक है, उससे सीधे रिलेट कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस पिछले वर्षों में यूपीएससी ने पूछे, उस पर मैं चर्चा करती हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि न्याय क्या है, न्यायपूर्ण वितरण जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है न्याय की, यह क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये तो समझना होता है कि एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट है क्या अपने आप में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। और सेकंड, हम देखेंगे कि अगर हम पूरी सोसाइटी के लिए एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज जो है उसको कम किया जा सके, तो एक न्यायपूर्ण वितरण का जो कॉन्सेप्ट आता है कि गुड एंड सर्विसेज को हम एक फेयर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बांट पाए। फिर हम जॉन रॉल्स की थ्योरी की बात करते हैं, जो कि एक सिद्धांत देते हैं कि अगर आपको समाज को न्यायपूर्ण बनाना है तो आप इस सिद्धांत की जो चर्चा है उन्होंने की कि हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो थ्योरी है वह कहा, यानी अज्ञानता का आवरण, है ना। तो यहां पर कहा जाता है कि मनुष्य चूंकि एक बहुत उदार या फिर परोपकारी प्राणी है, इसके लिए सामाजिक न्याय नहीं चाहेगा, बल्कि जब वह विवेक सम्मत रूप से सोचता है कि अगर वह सबसे सोसाइटी के निचले पायदान पर खड़ा हो जाए तब भी उसको कुछ अधिकार मिले, अगर वो इस स्थिति की कल्पना करे, तभी वो एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात, एक न्यायपूर्ण सोसाइटी की बात, न्यायपूर्ण वितरण की बात जो है वह कर सकता है। मतलब ये उसकी मजबूरी होगी, ये उसका उदारवाद या उसका बहुत महानता नहीं कहेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय का जो अनुकरण है वह कैसे किया जा सकता है, सरकार जो है वह किस तरीके से सोसाइटी में सामाजिक न्याय का अनुकरण करती है, नीतियां कैसे बनाती है, इन तमाम बातों की चर्चा। और हम एक सामाजिक न्याय का अनुकरण करने के लिए बाजार की जो प्रणाली है उसकी बात करेंगे कि अगर हम मुक्त बाजार प्रणाली छोड़ दें, एक ओपन मार्केट, तो किस तरीके से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसमें हो या ना हो, क्या आखिर ये प्रणाली चाहती है। होल सोल आपका एक अच्छा नजरिया सोशल जस्टिस को लेकर बनने वाला है। अब जो भी बच्चे थोड़े से एडवांस आप पढ़ चुके हैं बच्चों, अगर तो आज आपको करना क्या है, सोशल जस्टिस के जो जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देती हूं, है ना। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, परेशान नहीं होना है। इशू रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, माइनॉरिटीज, एजुकेशन सेक्टर, SC STs, वुमेन, एल्डरली पीपल, हेल्थ सेक्टर, थर्ड जेंडर एंड LGBTQ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये 10 ऐसे आपके चैप्टर टॉपिक्स है जो हमें यूपीएससी मेंस पेपर 2 के लिए पढ़ने होते हैं। तो यहां पर हम बच्चों से संबंधित मुद्दे पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि हाल ही में अगर बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो उसके क्या आपने देख लिया कि क्या समस्या है, सरकार ने क्या किया, दैट्स इट, बस इतना ही। माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो हम मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज की बात कर ले, या फिर हम बाकी वीकर सेक्शंस की बात कर ले, एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले। तो यहां पर ये सारे जो मुद्दे वे कैसे सोशल जस्टिस से जुड़ते हैं, इन सभी को ये जो 10 टॉपिक इसको आप कवर कर लेंगे, आपका मेंस का एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। और यहां पर ये जो आपका चैप्टर 4 है सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का, ये आपकी एक समझ बनाएगा। देखो बच्चों, अगर समझ बन जाएगी, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, अगर समझ बन गई सोशल जस्टिस को लेके, तब उसको किसी भी चीज के साथ जोड़ लोगे। सोशल जस्टिस तो सभी में है,
चाहे वह वुमेन्स के लिए बात करें, चाहे एजुकेशन माइनॉरिटीज के लिए बात करें, चाहे एल्डरली पीपल के लिए बात करें। इस बार देखो, इस बार हो सकता है कि यहां से जो क्वेश्चन है वह ज्यादा पूछा जाने की संभावना ज्यादा है मेंस में। क्यों? बिकॉज ऑफ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की हेल्पलाइंस जो है वह भी अभी तैयार की गई, बनाई गई, जहां पर जो एल्डरली पीपल्स है उनको होने वाले, जो बुजुर्ग हैं उनको जो समस्याएं होती हैं, जो मानसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उन सभी का निराकरण किया जा सके। तो गवर्नमेंट इस चीज को लेकर कई स्कीम, इसको पढ़ लेना जिन बच्चों का मेंस हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है। तो आज की क्लास को समझो बेस और इन सबको समझो एडवांस। करंट अफेयर का कोई भी एक मैगजीन ले लो, उससे ये इश्यूज को सॉल्व कर लो, हो गया सोशल जस्टिस कंप्लीट। ऐसे ही कवर किए जाते हैं। तो एक अप्रोच देना मेरा काम है, आप कितना करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूं। 2019, 20, 18, 21 कुछ क्वेश्चंस आए हुए सोशल जस्टिस को लेके। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन पूछा उच्च, हालांकि आप इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, है ना, जोड़ आप कहीं से भी सकते हो, लेकिन इसका मेन पर्पस जो है वह इकोनॉमी से नहीं पूछा बल्कि सोशल जस्टिस से जुड़ गया। उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत में मानव विकास के निम्न संकेतक चल रहे हैं। समृद्धि ज्यादा हो गई लेकिन मानव विकास नहीं हो पाया। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि सभी क्षेत्रों का विकास, सभी वर्गों का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक लंबे समय तक सस्टेन कर जाए, ऑल ओवर जो सोसाइटी से उसका विकास हो। तो यहां पर समावेशी विकास, आखिर इसके क्या ऐसे पैरामीटर, ऐसे पॉइंट्स है जो हमसे लैक हो रहे हैं, जो हमसे छूट रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो, क्वेश्चन पूछा भारत में, ये भी 19 का क्वेश्चन है, निर्धनता और भूख के बीच का संबंध, एक बढ़ता हुआ अंतर। इकोनॉमी में भी हालांकि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जब हम वंचित वर्गों के लिए सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देखो ऐसा नहीं है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इकोनॉमी पढ़ोगे तो इकोनॉमी की कुछ चीजें ऐसी है कि जब तक आप सोशल जस्टिस को नहीं समझोगे, आप इकोनॉमी की इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो बेसिकली बच्चों, होल सोल आपके एक इंटरलिंकिंग की जो अप्रोच है वह बननी चाहिए। ठीक है, सरकार के द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना और निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर आवश्यकता मदों पर अधिक व्यय के लिए मजबूर कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो कुछ चीजें आपकी जस्टिस से जुड़ जाएंगी और कुछ आपकी इकोनॉमी से जुड़ जाएंगी। अब देखो, हम चूंकि वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो भी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनके लिए किस तरीके से हम सोशल जस्टिस लेकर आए। क्वेश्चन देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत सारे आयोग बन गए, तो बहुत ज्यादा अधिकारिता हो गई, कार्यों का दोहरापन हो गया। तो ये अच्छा नहीं होगा कि क्या हम एक आयोग लेकर आए और उसके अंतर्गत सारे आयोग जो है वह एक तरह से डिपार्टमेंट टाइप कर दे, बस इसी के पक्ष में तर्क दीजिए। कभी भी रटा रटाया आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी समझ है, ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर आपकी बच्चों समझ है उस चीज में, तो आप लिख ले जाओगे आंसर। आपको पता है कि इतने सारे आयोग हैं, SC/ST आयोग अलग, SC आयोग अलग हो रहा है, ST आयोग अलग हो रहा है, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग हो रहा है आयोग, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग हो रहा है। तो अगर हमें काम एक ही करना है सोशल जस्टिस का, तो क्यों ना हम एक आयोग कर लें, है ना, एक आयोग कर लें, एक मानवाधिकार आयोग कर ले, उसके अंदर सभी के मानवाधिकारों का जो है वह कर ले। तो ये जो दोहरापन होता है कार्यों का, हम उससे बच सकते हैं, है ना। अब देखो 2021 का क्वेश्चन आया, अमेरिका और भारत के संविधान में, अच्छा ये बताओ, लास्ट हमने इक्वालिटी की बात की थी, कल हमने इक्वालिटी की बात की थी, समानता, है ना। अब देखो, अगर आपने उस समानता को पढ़ा है तो आपसे ये आंसर बनेगा, अमेरिका और भारत में जो समता का अधिकार की धारणा है उसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अब यहां पे आपका समानता का अधिकार थोड़ी लिखोगे कि ये इस आर्टिकल में ये बात, कॉन्सेप्ट पूछा है बच्चों, आर्टिकल नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, अवधारणा पूछ रहा है। अब अवधारणा केवल लक्ष्मीकांत को पढ़ के कैसे बन सकती है, तो उसके लिए तो ये पढ़ना पड़ेगा ना। 15 नंबर का था 250 शब्दों में, ठीक है, ऐसे कोशिश करते रहोगे। अब देखो, मैंने कल आपको एक लाइन बताई थी, सबसे पहले तो ये बताओ कितने बच्चों को ये लाइन याद आ रही है। हमने जब समानता की बात की थी, हमने कुछ थ्योरीज की बात कर रहे थे, जैसे कि मार्क्सवाद है, जैसे कि कल की क्लास नहीं देखी तो देख लो, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, समाजवाद है, नारीवाद है, फेमिनिज्म की भी हमने बात की थी। अब देखो, हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी, वो जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि ये लाइन बच्चों स्टार भी बनाया था कि यूपीएससी ने पूछा था, यद्यपि स्वातंत्रोत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण
पितृसत्तात्मक है। थी ये लाइन, समझ में आया कहां से लाइंस आती हैं? ये 2021 का क्वेश्चन है। तो आपको बस यही बेनिफिट है, महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ले इसकी। मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए बताती हूं कि आपको कैसे जो है इसकी आंसर राइटिंग करनी है। जैसे कि हमने देखा बच्चों कि अगर हम शुरुआत से देखें, देखो इसमें क्या लिखा है सबसे पहले कि भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, ठीक है। तो हम यहां से अपनी आंसर की फॉर्मेटिंग कर दे। अगर शुरू की स्वतंत्रता के बाद हम देखें कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में पहले से सुधार हो रहा है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो पहले साक्षरता का प्रतिशत बता दो कि महिलाओं की जो साक्षरता का प्रतिशत पहले 15 से 20% हुआ करता था, अब वह 64% के आसपास तक आ चुका है और महिलाओं की भागीदारी सभी जगह पर बढ़ चुकी है। साथ ही अगर हम निर्वाचित प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तब भी महिलाओं का जो भागीदारी स्तर है वह काफी बढ़ गया। लेकिन इसमें अब दूसरी लाइन ये कही गई, इसके बावजूद महिला और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक जो दृष्टिकोण है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का सामाजिक दृष्टिकोण क्या कहता है ना? पितृसत्तात्मक मतलब जो सत्ता है वह पिता के वंश से चल रही है, ठीक है। पिता, फिर बेटा, दादा, पोता, ये सारे जो सत्ता है वह चल रही है। माँ की तरफ से मातृ सत्तात्मक, जैसे हम सिंधु घाटी की बात करते हैं, वो मातृ सत्तात्मक समाज था, है ना, क्योंकि वहां पर मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी, ऐसा कहा जाता है। अब यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता भूल जाओ, इस पे आ जाओ कि समाज का दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक होना, यानी बच्चे को, अब देखो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है कि सामाजिक प्रक्रिया में जब बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, जब बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है तभी उसको क्या सिखा दिया जाता है, इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह सीख जाते हैं कि इस घर का मुखिया पिता है और सारे निर्णय जो है वह पिता लेगा। तो यहां पर पिता जो है वह मुख्य भूमिका में है, पिता जो है वह मुख्य भूमिका में है। अब सामाजिकरण हो रहा है, मतलब समाज में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सामाजिकरण का मतलब क्या है, वह समाज से सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि इसमें ये जो सामाजिकरण के साथ साथ वह ये भी सीख जाते हैं कि हमारा जो काम है लड़के का वो घर के बाहर है, लड़कियों या सिस्टर्स जो है हमारी उनका काम घर के अंदर है। हम यहाँ पर ये भी सीख गए कि महिलाओं की जो गतिशीलता है वह बहुत कम है। हम इस सामाजिक प्रक्रिया में सीख गए कि जो गतिशीलता है वह कितनी है, कम है, किसकी, महिलाओं की। तो ये पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण ही तो था जिसने इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया। अब आगे हम देखेंगे कि चाहे हम रूढ़िवादी दृष्टिकोण की बात करें कि महिलाओं के लिए हिंसा, भेदभाव, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमने महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको भी देखा। महिलाओं के प्रति हिंसा, ठीक है, दुर्व्यवहार, और भी जो चीजें आप देख सकते हैं, जो भी बुराइयां आपको समाज में दिखती हैं। इसके अलावा चाहे हम ये देखें कि चाहे अब देखो आप कन्या भ्रूण हत्या, ट्रिपल तलाक, यौन उत्पीड़न, रेप, इस तरह की जो बातें हैं ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वह समाज में है। और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, तो आपको पितृसत्ता के कुछ और पॉइंट्स जो है इसमें लिख देने हैं। इसके बाद आगे देखो, महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप, शिक्षा और सशक्तिकरण की योजनाओं के अलावा भी कौन से हस्तक्षेप जो है वह इसमें किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कि यहां पर महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो, बाहर के सेक्टर्स में सोशल तरीके से ज्यादा भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, इसके लिए कई प्रयास किए गए। और यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे 108वां, अब आप ये करंट अफेयर में पढ़ते हो ना, 108वां संविधान संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं कह रही हूं, विधेयक, बिल की बात कर रही हूं। इसमें कहा गया था कि जैसे आपको पता है ना कि पंचायतों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 1/3 है ना, और यहां पर ये जो आरक्षण है ये विधानसभा और लोकसभा में भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यही 108 क्या कहता है कि चाहे राज्यों की विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, इन सभी में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह कितनी होनी चाहिए, लगभग 50%, आधी हो, 30% हो। तो इस तरीके की कुछ बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम हो, चाहे जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, चाहे मातृत्व लाभ अभियान हो, अधिनियम हो, इस तरह के अधिनियम जो है वह क्या कहते हैं,
इस तरह के अधिनियम उनका बचाव करते हैं, उनके सशक्तिकरण में। ठीक है, तो हम आगे बस आपको यही पॉइंट्स जो है वह आगे लिख देने, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपने साल भर पढ़े होते हैं। इस शुरू में एक भूमिका में बढ़िया सी लाइन हो गई और लास्ट में आपने निष्कर्ष में एक दो लाइन्स है वो बढ़िया से लिख दी। अब यही प्रैक्टिस जब साल भर करोगे बहुत परिपक्व हो जाओगे, समझे। तो हमेशा क्वेश्चन को जो है वह तोड़ो। समझ में आया? अगर इसको ये क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है, चलो कोशिश करना लिखने की। अब हम चलते हैं सामाजिक न्याय की तरफ। देखो ये चैप्टर आपको जो जो पॉइंट्स बताता है वो बाद में बताऊंगी, पहले ये देख लो कि सामाजिक न्याय की अवधारणा आखिर है क्या। एक पॉइंट मैं आपको बताती हूं, सभी परिचित होंगे, ठीक है, कुछ कम परिचित होंगे। कहते हैं कि जैसा प्रेम है वैसा ही न्याय है। बस प्रेम हम अपने जानने वाले से करते हैं जो आपका नोन है। प्रेम की भावना हम अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, है ना, कुछ और रिलेशन से। तो यहां पर प्रेम की भावना जो है वह उनके लिए आ सकती है जिन्हें आप जानते हैं। प्रेम की भावना किसके लिए? जिन्हें आप जानते हैं। पर आप रास्ते में देखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, वो अनजान है आपके लिए, आप उसको नहीं जानते हो। रास्ते में आप देख रहे हो, समाज में आप देख रहे हो किसी के साथ गलत हुआ है, आप तुरंत उस चीज से वो आपको लगता है कि नहीं बहुत गलत हुआ उसके साथ सही होना चाहिए। तो न्याय की जो भावना है वह क्या कहती है? न्याय की भावना कहती है कि आप एक अनजान व्यक्ति के लिए भी उचित चीज चाहते हैं, उसके लिए एक निष्पक्ष सोच रखते हैं। तो न्याय उस व्यक्ति के लिए भी आप सोच सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो प्रेम और न्याय ये दोनों अवधारणाएं ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं, हो सकता है उनके लिए हम न्याय ना चाहें पर प्रेम चाहें, है ना। पर न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसको कि जब हम समाज के साथ अपने संबंधों की बात करेंगे, हम सामाजिकरण की बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, तब हम न्याय की बात करेंगे, तब हम प्रेम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक पहलू हमारे प्रेम जो है वह एक पहलू हो सकता है हमारे जीवन का, पर जो न्याय है वह सामाजिकरण के लिए मुख्य पहलू के रूप में सामने आता है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रेम और न्याय दोनों में अनुक्रिया एक होती है। प्रेम वैसे ही न्याय, और जैसे प्रेम है वैसे ही न्याय है, और इन दोनों ही भावनाएं ऐसी है कि इसको कोई बुरा नहीं कह सकता। लेकिन हम देखते हैं कि अच्छी तरह से जिसे हम जान रहे हैं वहां पे प्रेम हो रहा है, लेकिन न्याय का सरोकार हमारे जीवन और सार्वजनिक जो जीवन है उसको व्यवस्थित करने के नियमों से होता है। हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसको हम व्यवस्थित करने के नियमों से होता है। तो यहाँ पर यही जो चैप्टर है वो आपको यही सारी चीजें बताता है कि राजनीतिक न्याय कैसे होना चाहिए, सरकार न्याय कैसे करेगी। ठीक है, रॉल्स का सिद्धांत पढ़ लिया कि अच्छा एक थ्योरी भी है जिसके जरिए हम न्याय कर सकते हैं, न्याय है क्या, यही सारी बातें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर आपको बताएगा न्याय क्या है। सबसे पहले देखो न्याय जो है वह क्या है, इसके अलावा व्हाट इज जस्टिस, समझेंगे न्याय के कॉन्सेप्ट को। देन सेकंड हम बात करेंगे न्याय को समझने के लिए हमें 3 और कॉन्सेप्ट को समझना होता है। कभी कभी हम क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही डेफिनेशन से कि बस मैं आपसे कह दूं कि न्याय बस यही है कि आपने बहुत जस्टिस जो है वह सेवाओं और चीजों का जो वितरण है वह बहुत अच्छे फेयरली तरीके से किया। कभी कभी जरूरत होती है कि हम थोड़ा सा भेदभाव भी कर ले, जिनको विशेष जरूरतें हो उनको उनका विशेष ख्याल रख ले, है ना। तो यहां पर जस्टिस की जो डेफिनेशन है इसको पूरा समझने के लिए हम 3 सिद्धांतों की बातें और करते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, समान लोगों के बीच में समान बर्ताव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई। सेकंड है कि समानुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनल जस्टिस। कभी कभी क्या होता है कि आप समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कर रहे हैं लेकिन ये जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है, तब आगे एक व्याख्या आती है कि आप एक प्रपोर्शन में जस्टिस करें, कुछ अनुपात हो, व्यक्ति की स्थिति के अनुपात में आप उससे न्याय करें, यह भी एक उसका सिद्धांत है। और तीसरा है कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखें। ये दोनों चीजें तो ठीक है कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार, और जिन्होंने कुछ अलग योग्यता है, अलग प्रतिभा है, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रतिफल दे दिया, तो वहां पर क्या हो गया, वो प्रोपोर्शनल जस्टिस हो गया। जैसे कि ज्यादा पढ़ने वाला जो बच्चा है, अब आप कहोगे ये नहीं कह सकते भाई सभी को जो है चूंकि समानता की बात है इसलिए जितने बच्चे दौड़े थे सबको फर्स्ट ला दो, फिर उसका क्या, जिसने साल भर अच्छे से मेहनत की कि वो फर्स्ट आए, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। तो योग्यता के अनुपात में न्याय दे दो। तो ये हो गया दूसरा सिद्धांत, लेकिन इतना काफी नहीं होता।
इतना काफी इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको की विशेष जरूरतों की आप अगर प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, तो कुछ लोग तो लायक ही नहीं है कि वे प्रतिस्पर्धा कर सके, तो सरकार क्या करे, या फिर सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट कहता है कि उनको थोड़ा सा आगे ले आओ, उनको थोड़ा सा आगे ले आओ सहारा देके, उसके बाद फिर उन्हें उस लायक तो बना लो कि वे प्रतिद्वंदिता जो कंपटीशन की थ्योरी है उसको फॉलो कर सके। तब ये तीन बातें, तीन सिद्धांत आपको न्याय को बताएंगे, और हमारी जो सरकार है वह कोशिश करती है कि तीनों तरीके से हमारी जो सोसाइटी है जस्टिस दे उसको। अब न्यायपूर्ण बंटवारा क्या कहता है? न्यायपूर्ण बंटवारे की जब हम बात करेंगे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम देखेंगे किस तरह से गुड और सर्विस जो है, सेवाएं हैं है ना, जो वस्तु है उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए। ज्यादा अगर असमानता है वह अच्छी बात नहीं होती। फिर इसमें रॉल्स का सिद्धांत है। रॉल्स कहते हैं कि एक अज्ञानता का आवरण ओढ़ लो, एक पर्दा लगा लो बीच में, आपको नहीं पता समाज में आपकी क्या सिचुएशन होगी, आप करो डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके भी भले का सोचोगे, और ये जो आप भले का सोच रहे हो ना, ये इसलिए सोच पा रहे हो कि अगर आप उसकी जगह हुए, तो आपकी मजबूरी है कि आप अपने लिए भी कुछ सेव करके रख ले। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी है, अज्ञानता का आवरण। आगे हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय का अनुकरण जो है, परसिंग सोशल जस्टिस, ये क्या है, और लास्ट सामाजिक न्याय के अनुकरण के लिए मुक्त बाजार की पद्धति जो है वह क्या कहती है, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट्स बना लिया करो। मैं देखती हूं कि काफी सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगी, और अगर आप पिंड कमेंट को देखेंगे, जो पहला कमेंट होता है जो पिन होता है बच्चों, है ना, वो टॉप पर ही रहता है, उस कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जैसे उसको क्लिक करेंगे अपने नंबर से उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे, है ना, जस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। पर मेरी यही सलाह है कि प्लीज क्लास के साथ साथ बना लिया करो, पीडीएफ मत चिल्लाया करो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सामाजिक न्याय की। न्याय जो है वह क्या है, ठीक है, न्याय जो है वह क्या है, इसकी हम बात करते हैं। व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है? देखो, हमने पहले बात कर ली कि प्रेम और न्याय दोनों ही ऐसी चीजें हैं, दोनों ही ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हम गलत नहीं मानते, बट प्रेम नोन के लिए होगा और एक अननोन और एक अजनबी के लिए भी आप एक न्याय की बात जो है वह कर सकते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय समाज था, प्राचीन भारतीय समाज में बच्चों धर्म के साथ न्याय को जोड़ा जाता था, धर्म और न्याय, ठीक है, ये आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। और यहां पर न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था राजा का प्राथमिक कर्तव्य था। राजा की प्राइमरी ड्यूटी क्या थी? राजा का प्राथमिक कर्तव्य होता था, राजा का प्राथमिक कर्तव्य था कि वह न्याय उचित सामाजिक व्यवस्था बनाए। ठीक है, अब यहां पर कुछ और लोग आ गए, ये तो प्राचीन भारतीय समाज की बात हो गई। ठीक है, न्याय की एक थ्योरी में कन्फ्यूशियस कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा यह कहा गया कि न्याय का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, जो गलत कार्य कर रहा है इसको दंड दिया जाए, और जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है इसको पुरस्कार दिया जाए, तो यही न्याय हो सकता है, ऐसा कन्फ्यूशियस ने कहा। आगे हम देखेंगे कि इसके बाद प्लेटो ने अपनी जो बुक है द रिपब्लिक, प्लेटो ने द रिपब्लिक जो बुक थी, इसमें यह कहा कि न्याय का सरोकार होना चाहिए, न्याय का सरोकार होना चाहिए। हम देखेंगे कि यहां पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब इनके शिष्य ये कहते हैं कि आप न्याय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इनके शिष्य कहते हैं कि जो अन्यायी या अनजस्ट व्यक्ति है, जो अन्यायी है, जो अनजस्ट व्यक्ति है, ये ज्यादा खुश है, ये ज्यादा लाभ की स्थिति में है,
ठीक है। एक प्रश्न उठता है इनका, जब शिष्य कहता है इस वाद विवाद की प्रक्रिया में कि जो अन्यायी व्यक्ति है वह ज्यादा खुश है, तब ऐसे में प्लेटो का यह कहना है कि अगर सभी व्यक्ति जो है वे अनजस्ट हो जाएंगे, अन्यायी हो जाएंगे, तो समाज में फाइनली लॉन्ग टर्म में किसी का भी जो भला है वह नहीं हो सकता। तो यहां पर प्लेटो की थ्योरी क्या कहती है कि हर आदमी, आपको मेंस आंसर राइटिंग में या फिर आप जब ऐसे राइटिंग कर रहे हो, इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के जो लाइन्स है, उसका सहारा लेना पड़ता है बच्चों, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हर आदमी अन्यायी हो जाए, हर आदमी अन्यायी हो जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा समाज में, तो कोई भी समाज में सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखो इमैनुअल कांत क्या कहते हैं इस बारे में। इमैनुअल कांत की जो थ्योरी है, ठीक है, इस बारे में जो इमैनुअल कांत है, इनकी थ्योरी कहती है कि हर मनुष्य की गरिमा होती है, हर मनुष्य की गरिमा होती है और सभी को प्रतिभा व विकास का अवसर मिलना चाहिए। सभी को प्रतिभा व विकास का जो अवसर है वह मिलना चाहिए। तो यहां पर बच्चों ये थ्योरीज जो है वह क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि सामाजिक न्याय जो है वह अलग अलग तरीके से हो सकता है। सामाजिक जो न्याय है वह अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्लेटो की तुलना में आज की बात करें तो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह काफी बदल गया है। ठीक है। तो यहां पर व्यक्ति क्या पाने का अधिकारी और उसको क्या मिल गया है, आज की डेट में हम इस चीज को भी सोशल जस्टिस में देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय की अगर आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको परिभाषा देनी हो तो आप क्या कहोगे कि सामाजिक न्याय क्या है? जहां व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जो अवसर है वह समान उपलब्ध हों, है ना। ये जो अवसर है, ये जो अधिकार है वह समान रूप से उपलब्ध हो। तो यहां पर इक्वल एक्सेस टू सोशल गुड्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशल जस्टिस। साथ ही अगर हम देखेंगे तो समान रूप से जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक अवसर और वस्तुएं, संसाधन है, उसका भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है। अब सामाजिक न्याय केवल इतना नहीं है, इसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। देखो न्याय को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। तो यहां पर हम पहली बात करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल, 2 समान व्यक्ति के हैं पर वो अलग अलग जाति के हैं। ठीक है। 2 समान व्यक्ति हैं पर वो अलग अलग जाति के आपके यहां काम कर रहे हैं, लेकिन वो संगठन क्या करता है, जो उसकी जाति का व्यक्ति होता है उसको वो ज्यादा पे करता है, और जो छोटी जाति का व्यक्ति होगा या उसकी जाति का नहीं होगा, उसके धर्म कम्युनिटी का नहीं होगा, उसको वो कम पेमेंट करता है। तो क्या ये जस्ट हुआ? क्या ये न्याय है, जस्टिस है? नहीं है, ये एक अनजस्ट कंडीशन है। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों की समान लोग हैं अगर तो उनके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स इसमें आप लिख लीजिए। तो यहां पर समकक्षों के समक्ष, जो समकक्ष है, जो समान है, समकक्षों से समान व्यवहार होना चाहिए। समकक्षों से समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ये कहती है ये थ्योरी। इसके अलावा समान व्यवहार का सिद्धांत, समान व्यवहार का सिद्धांत, समान व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है। अब देखो समान व्यवहार का सिद्धांत क्या कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी जाति का हो, ठीक है, जाति, लिंग, रंग, वंश या जन्म स्थान, आप भेदभाव नहीं करेंगे, है ना।
तो यहाँ पर ये कुछ आधार हैं जिसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, और यही कहलाता है समान व्यवहार का सिद्धांत, यही कहलाएगा समान व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो ऐसा होना क्यों चाहिए, आखिर हमें समान व्यवहार का सिद्धांत जो है ये क्यों पालन करना चाहिए। तो यहां पर कहा जाता है कि चूंकि सभी मनुष्यों की चारित्रिक विशेषताएं लगभग समान होती हैं, चूंकि मनुष्यों की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वह समान है, सेम वह काम कर रहे हैं, चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वह कैसी हैं, समान है, और इसलिए समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तीसरी और अंतिम बात है इसमें कि जो उदारवादी जनतंत्र हैं, जो देश जिन्होंने उदारवादी जनतंत्र लोकतंत्र को अपनाया है, इन्होंने क्या किया है, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, नागरिकों को अधिकार दिए। जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात कर ले तो यहां पर क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, नागरिक अधिकारों में, सिविल राइट्स में जीवन, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, अभिव्यक्ति, धर्म मानना, और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, तो ये सभी अधिकार दिए तो गए हैं, है ना। साथ ही हम देखेंगे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दो तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल कहता है आप ज्यादातर या तो आप जाति की, देखो अगर हम इंडिया में देखेंगे ज्यादातर तो भेदभाव या तो जाति के आधार पर दिखता है या तो फिर आपको जेंडर बेस्ड दिखता है। ठीक है, लिंग पर आधारित दिखता है। जैसे जाति के लिए हम कहें इसका एग्जाम्पल कि दो व्यक्ति जो अलग अलग जाति के हैं समान काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति समान कार्य कर रहे हैं, पर आप इसके लिए क्या कर रहे हो, वेतन जो है वह अलग अलग दे रहे हो, वेतन अलग अलग, तब ये कंडीशन कैसी है, गलत है ना। अगर समान काम कर रहा है तो समान वेतन दो, जाति के आधार पर वेतन क्यों देना। और दूसरा हम देखेंगे कि यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है फीमेल और मेल का, आप देखेंगे कि हो सकता है दोनों समान कार्य कर रहे हो, बट जो फीमेल है उसको जो है वह कम वेतन दिया जाए। तो ये कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, किस खुशी में दिया जा रहा है। तो समान लोगों के प्रति जो समान बर्ताव है वह किया जाना चाहिए। ये हो गया पहला न्याय, न्याय का पहला सिद्धांत। तो समान लोगों के प्रति समान न्याय करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं बच्चों कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। अब देखो कंडीशन देखना, यहां पे एक प्रश्न छूटा, उसका आंसर आपको सेकंड सिद्धांत में मिला। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव किया ही जाना चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है। ठीक है, देखो प्रश्न यहां पे क्या उठता है, एक प्रश्न है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। मानते हो आप इस बात को कि नहीं, इस बात को मानते हो ना कि कुछ परिस्थितियां तो ऐसी हो सकती है ना जहां पर हम असमान व्यवहार करें और वो उचित भी हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां समान व्यवहार अन्याय हो जाए, जहां समान व्यवहार अन्याय हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप लाख अहिंसा का पालन करो, लाख अहिंसावादी हो, आप खूब गांधीवादी बने रहो, कभी कभी तो ऐसा लगता ही है कि ठीक है कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि आपको भगत सिंह बनने में समय नहीं लगता। तो परिस्थितियों पे भी तो डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ठीक वैसे ही कि जैसे किसी एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड है उसमें सारी पर्सनालिटी है एक व्यक्ति में, पर डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला कैसा है, उस अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनालिटी बाहर आती है
घर के बाहर हम कुछ और होते हैं, घर के अंदर कुछ और होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो है हमारी कैसे बाहर आ रही है। इसका मतलब अलग अलग परिस्थितियों में जब अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, हम उसको जस्टिफिएबल जो है वह मान लेते हैं, उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अब एक ही सिद्धांत आप पूरी सोसाइटी पे कैसे लगा सकते हो? ये जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो पहली बात क्या हो गई, हमें दूसरे सिद्धांत की जरूरत ही इसलिए पड़ गई बच्चों, क्योंकि पहला जो सिद्धांत था वो जरूरी तो था पर वो पर्याप्त नहीं था। अब दूसरा सिद्धांत ये कहता है, अच्छा देखो एक कंडीशन देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन बताती हूं। एग्जाम हुआ, सभी स्टूडेंट्स को समान अंक दे दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, ए व्यक्ति हार्डवर्क के साथ 12 घंटे काम करता है या पढ़ाई करता है, ठीक है, और जो बी व्यक्ति है बहुत लेजी सा है, आलसी है, मक्कार है, और ये 2 घंटे काम करता है। इन दोनों को बिल्कुल सेम सैलरी दे दो, 50,000, सेम सैलरी है इनकी, तो यहां समानता होगी। एक बच्चा जिसने मक्कारी काटी, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसे खुद ही नहीं पता था कि वो तैयारी के दौर में है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे को नहीं पता चलता, जो ज्यादा मेहनत करते, इसे खुद ही नहीं पता था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो एक बच्चा ऐसा था कि शायद अगर हम उसके 5 मंथ्स के या 6 मंथ के अगर हम उसके स्टडी आवर्स निकालें, तो हो सकता है कि 6 मंथ के स्टडी आवर शायद 100 भी ना हो। और एक बच्चा जो हो सकता है कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, एवरेज 10 आवर पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, क्वांटिटी के साथ पढ़ रहा है, जिसका सिलेक्शन होना ही होना है। अब आप सोचो कि ये दोनों जो हैं इनको आईएएस बना दिया जाए। अब आप खुद सोचो कि यहां पर इन दोनों को आईएएस बनाया जा रहा है, यहां पर इन दोनों व्यक्तियों को 50,000 वेतन दिया जा रहा है, जबकि एक मेहनती है, ईमानदार है, और दूसरा मक्कार है और साथ है आलसी भी है। आपको लगेगा कि ये तो अन्याय है। अब बच्चों, इसी अन्याय को दूर करने के लिए अगला सिद्धांत आता है, और ये सिद्धांत प्रोपोर्शनेट टू जस्टिस है। समानुपातिक न्याय क्या कहता है? समानुपातिक न्याय कहता है, आया समझ में? एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। समानुपातिक न्याय का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस व्यक्ति ने जितनी गुणवत्ता और जितना प्रयास किया है, गुणवत्ता व प्रयास के अनुसार प्रतिफल दिया जाए, लाभ दिया जाए। गुणवत्ता व प्रयास के अनुसार इसको लाभ दिया जाए। अब आपको ये चीज सही लगेगी, नहीं लगेगी? इन दोनों कंडीशंस में ये सही लगेगा, समानुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। तो ये प्रोपोर्शनेट किसका है बच्चों? ये प्रोपोर्शनेट है कि उनका प्रयास कितना था, उनका प्रयास, योग्यता, प्रयास, योग्यता, और जो इनको लाभ दिया गया, जो इनको प्रतिफल मिला, इस चीज का आप क्या करोगे? एक समानुपातिक, इसके प्रोपोर्शनेट में, इसके अनुपात में आप इनको प्रतिफल दो। अनुपात भी तो देख लो, है ना? सो प्रयास और योग्यता के अनुसार अगर आपको मिल रहा है, मतलब अगर हम यही बात कहें कार्य के अनुसार, तो कार्य के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को वेतन दिया जा रहा है, किसी का मेहनत और कौशल ज्यादा है, ध्यान रखना, मेहनत भी ज्यादा है प्लस जो कौशल है वह भी ज्यादा है, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो इसका वेतन ज्यादा हो तो ये अन्याय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत। अब देखो, अब हम इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करेंगे। ये दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि समाज में न्याय के लिए, समाज में न्याय के लिए
समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत, समान बर्ताव जो पहला सिद्धांत था, समान बर्ताव का सिद्धांत और समानुपातिकता का सिद्धांत और समानुपातिकता का सिद्धांत। समानुपातिकता का सिद्धांत, इन दोनों के बीच में एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच में संतुलन होना आवश्यक है, तभी आप सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। समझे इस बात को? इस बात को समझे। अब आता है तीसरा और अंतिम न्याय का सिद्धांत, और ये तीसरा सिद्धांत कहता है बच्चों कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने परिश्रम और कर्तव्यों का वितरण करते हुए लाभ जो है वह दे दिया एक समाज के एक वर्ग को। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा था उसको आईएएस की पोस्ट मिल गई, जो अच्छा नहीं पढ़ रहा था उसका पीटी भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, हो गया न्याय। जब यहां पर न्याय का सिद्धांत ये कहता है, उसके बाद हमने देखा कि समान बर्ताव का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ये केवल मिलके न्याय नहीं कर सकते, तब हमें एक तीसरे सिद्धांत की जरूरत होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी योग्यता, अपनी प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो वंचनाओं के शिकार हैं, क्योंकि वो विकलांग है। अब इसको एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। अब देखो तीसरा न्याय कॉन्सेप्ट जो है वह कहां से आया? रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, विशेष जरूरतों का ख्याल रखना, विशेष ख्याल रखना। पीपल विथ स्पेशल नीड और डिसेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट आर इक्वल इन सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत हो, स्पेशल नीड्स हो, जिसकी आप कहो कि मुझे भी व्हील चेयर दे दो, मेरे लिए भी एक सीट जो है वह बुक कर दो मेट्रो में, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? लेकिन समाज इनके लिए अगर करती है तो क्या ये, सरकार ने अगर ये व्यवस्था कर रखी है तो क्या ये गलत कहेंगे आप भी कहोगे कि नहीं? जैसे कि मान लो लाइन में एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत पीछे खड़ा हुआ है, लाइन बहुत पीछे खड़ा हुआ है, आपको पता है कि शायद वो खड़ा होने में उतना सक्षम नहीं है जितने 20-22 की उम्र में आप सक्षम हैं। तब आपको क्या लगेगा कि नहीं, लाइन के अकॉर्डिंग ही चलने तो यही चीजें फेयर हैं। आपको लगेगा कि नहीं, हम उसे, जैसे कि अब एक गर्भवती महिला को देखकर आप अपनी सीट नहीं छोड़ा, आपने नहीं मेरी सीट है, ये उचित है, वो न्याय नहीं होगा। आप सोचोगे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उसको देखकर, वो खड़े रहने में सक्षम नहीं है, आप अगर उसको देखकर सीट नहीं छोड़ रहे, आपको लग रहा है कि नहीं यही उचित है, मेरी सीट है। ये इस तरह के डिलेमा बहुत होते हैं, है ना। लेकिन फिर अगर आप उस चीज को, अगर आप उसको प्रेफरेंस देते हो, आप उस सीट के लिए प्रेफरेंस देते हो, बुजुर्गों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए जिसको जरूरत हो, आपकी समान उम्र के लिए नहीं, वो तो आप इंप्रेशन के लिए खड़े हो रहे हैं कि जेंटलमैन बनने के लिए कि ठीक है आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। तो यहां पर मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, है ना, जो सामान्यतः लोग करते हैं। सामान्यतः अगर आप बुजुर्गों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए खड़े हो रहे हैं, तब फिर ये क्या है, उनकी विशेष जरूरतों का आपने ख्याल रख दिया, और ये जो है वह गलत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले आओ पहले पाओ, मतलब मैं सीट पे बैठ गया, अब मुझे उठाने वाला धरती पे नहीं है। तो यहां पर देखो बच्चों कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें समान बर्ताव करना अन्याय हो गया, है ना। तो यहां से हमने प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात की, लेकिन यहां पर विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि पारिश्रमिक या कर्तव्य जो है, पारिश्रमिक या कर्तव्य विशेष जरूरतों का ख्याल रखता है। पारिश्रमिक या कर्तव्य का निर्धारण करते समय विशेष जरूरतों का ख्याल रखें, विशेष जरूरतों का ख्याल रखें। जैसे कि कहा जा रहा है कि समाज में जो बुनियादी अधिकार हैं, देखो अब आप ये तय कैसे करोगे कि कहां पे आपको विशेष जरूरतों का ख्याल रखना है और कहां पर आपको स्पेशल किसी को प्रोटेक्शन देना है, स्पेशल रिकॉग्निशन करना है। हम ऐसे में देखेंगे कि जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी अधिकार व समानता है, वो सभी को मिलनी चाहिए। बुनियादी अधिकार व समानता, इसमें आप पहला वाला सिद्धांत फॉलो करो,
कौन सा सिद्धांत? समान व्यवहार का, ठीक है। लेकिन जो लोग कुछ संदर्भों में समान नहीं हैं, जो कुछ संदर्भों में, देखो ये जो आपका पहला सिद्धांत था वही आपको बताता है, उसमें छुपा हुआ है कि अगर कोई कुछ संदर्भों में समान नहीं है तो विशेष व्यवहार किया जा सकता है। पहले व्यवहार में ही ये चीज अंतर्निहित थी, तो विशेष व्यवहार पॉसिबल है, किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखो, एक वर्ग जिसके पास शिक्षा सुविधा का अभाव हो, जिसके पास शिक्षा और सुविधा का अभाव हो, और ऐसे में हम देखेंगे कि उसके साथ कई, और ये शिक्षा और सुविधा का अभाव जानते हो क्यों? ऐसा नहीं कि उसको पैदा हो गया, ये जाति आधारित था, एक जाति जिसको बढ़ने नहीं दिया गया। ये क्या था बच्चों? ये जाति आधारित भेदभाव था। जाति आधारित भेदभाव के कारण, मतलब एक जो सामाजिक भेदभाव था, कल हमने समानता की बात की थी ना, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता, है ना। हमने देखा था कि प्राकृतिक मतलब जो आपके चरित्र, आपकी योग्यता के साथ जुड़ी हुई, जो प्रकृति ने आपको दी, लेकिन यहां पर जब उसको आपने सामाजिक अयोग्यता के साथ थोप दिया, तब इस तरह के वंचना, इस तरह की इनइक्वालिटीज जो है वो सोसाइटी में आ जाती है। जैसे कि आपने एक वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको शिक्षा और बाकी चीजें नहीं करने दी, है ना, तो यहां पर वो उस वर्ग का क्या हुआ कि यहां पर आपने इसको जो ये शिक्षा और सुविधाओं का अभाव किया, ये प्राकृतिक रूप से नहीं था, ये आपने उसके साथ किया, जाति आधारित भेदभाव था। अब ऐसे में हम देखेंगे कि यहां पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने एससीज एंड एसटीज के लिए क्या किया बच्चों? सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब एक सामान्य व्यक्ति जिसने ये किताब ना पढ़ी हो, वो ये कह सकता है कि आरक्षण देना गलत है क्योंकि समानता नहीं है इसमें। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इस अवधारणाओं को समझाया कि विशेष जरूरतों का ख्याल रखते हुए, आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, इस लाइन को पढ़ लिया, अब आपको पता है कि विशेष जरूरतों का अगर ख्याल रखा जाता है तब सरकार इस तरह की जो काम है वह कर सकती है, ताकि ऐसे लोगों को प्रतिद्वंदिता के उस स्तर तक तो लाओ, वो स्तर से बहुत पीछे, वो कभी आपके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, तो उस स्तर तक लाने के लिए वहां से आप दौड़ जो है वह स्टार्ट हो। तो इस प्रतिद्वंदिता को, है ना, बनाए रखने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो है वह कर देती है, जैसे रिजर्वेशन। तो यहां पर विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, ठीक है। तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? अब देखो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? एक सरकार समाज में, खत्म हो गया ये वाला आपका, है ना। सरकार क्या कहती है, सरकार किस तरीके से न्याय के सिद्धांत को फॉलो करेगी, इसको समझो। तो समकक्षों के बीच समान व्यवहार, समान में समान, है ना, समकक्षों के बीच समान व्यवहार, समान बर्ताव। दूसरा सिद्धांत क्या था आपका? दूसरा सिद्धांत आपसे कहता है लाभ को तय करते समय योग्यता का ध्यान रखना। लाभ को तय करते समय, आप देखना इसका विरोधाभास आएगा, तय करते समय योग्यता का ध्यान रखना। और जरूरतमंदों के लिए तीसरा सिद्धांत क्या था? जरूरतमंदों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। तो जब सरकार के द्वारा, है ना, जब सरकार के द्वारा इन तीनों में एक बैलेंस बनाया जाएगा, जब सरकार के द्वारा इन तीनों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित किया जाएगा, उसी संतुलन के बाद से न्याय जो है वह होता है। तो इसमें आवश्यकता क्या है बच्चों?
आवश्यकता है कि तीनों सिद्धांतों के बीच में जो एक संतुलन है, एक जो समन्वय है, वह स्थापित किया जा सके, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी विरोध की हम बात करें, सरकार क्या करती है, सरकार जो है वह सामंजस्य बिठाती है इन तीनों में, तभी जाके एक जो कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसमें सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। किसी भी सरकार को इन तीनों सिद्धांत, अगर आपको सोशल जस्टिस लिखना है तब आप ये जो डायग्राम इसका यूज आप कर सकते हैं, इससे बेटर डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस किताब में, है ना, इसलिए आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो यहां पर बच्चों इन तीनों के बीच में सरकार को आवश्यकता होती है कि वे संतुलन बिठाए। अब देखो थोड़ा सा विरोध भी देख लें, जैसे कि जो लोग ये कह रहे हैं समकक्षों के बीच में समानता, समान बर्ताव किया जाना चाहिए, अगर आप केवल इसको फॉलो करो, देखो अब एक कंडीशन है, अगर आप केवल इसे ही फॉलो करें, केवल इसे माने, तब क्या होगा, केवल इस सिद्धांत को अगर आप मानेंगे तब एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि योग्यता व कौशल जिस व्यक्ति के पास है उसको कितना प्रतिफल मिल रहा है, क्या ये प्रतिफल जो मिल रहा है ये उचित है, ये सवाल खड़ा हो गया। अगर आप केवल एक सिद्धांत को मानो कि समकक्षों के बीच आपने समान व्यवहार कर दिया, तब आपके सामने एक सवाल पैदा हो जाता है, और वो सवाल कहता है कि योग्यता व प्रतिफल, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसके लिए क्या उचित प्रतिफल मिल रहा है। अब आपने दूसरा सिद्धांत अपनाया कि लाभ को तय करते समय योग्यता का ध्यान रखा, आपने योग्यता का तो ध्यान रख लिया, लेकिन इसके विरोध में अगर आप इसको फॉलो करते हो, आपने कहा कि योग्यता को लाभ मिले। अब ऐसे लोग जो वंचनाओं का शिकार हैं, ऐसे लोग जो वंचनाओं का शिकार है, इनका क्या होगा। आपने कहा योग्यता को पुरस्कृत करो, वो सोशल जस्टिस है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा वर्ग जिसके पास ना शिक्षा है ना 2 टाइम का भोजन है, उसको आप उस लाइन में खड़ा कर रहे हो सकता है जिसकी जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इनइक्वालिटीज जोड़ो ना, इसको इनइक्वालिटीज से जोड़ो, समानता के मुद्दे से जोड़ो। तो यहां पर जरूरत हमें यही होगी कि हम इन तीनों को जब मिलाकर देखेंगे तब जाके हम एक न्याय का जो सिद्धांत है, जो सोशल जस्टिस है, इसको हम फॉलो कर पाएंगे। सोशल जस्टिस के लिए सरकार को यही जरूरी है कि इन तीनों सिद्धांतों के बीच में वह एक समन्वय, एक जो संतुलन है वह बैठा ले। समझे इस बात को? चलो आगे चलते हैं। यूएन, देखो इसको पढ़ लेना, करंट अफेयर का है। यूएन सोशल जस्टिस डे मनाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 को, 20 फरवरी को। इस बार जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी आप देख लेना, 2022 की मैं आपको बता देती हूँ। 22 की थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, है ना, फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है इसके द्वारा सोशल जस्टिस को अचीव करना, ये करंट अफेयर का इशू है, करंट अफेयर का मुद्दा है, आप इसको पढ़ लेना। समटाइम्स होता क्या है कि इनकी जो थीम्स होती है ना, उससे भी मेंस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्या होना चाहिए, तो आप समझ गए ना, देखो पढ़ लेना न्याय क्या है और ये सारी चीजें। तो यहां पर ये हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है। न्यायपूर्ण बंटवारा जो है आखिर वह क्या है, ये हम समझते हैं। When we agree to idea that different people in a society must be treated differently, the subsequent question would be who and how can we ensure the justice। और साथ ही हम यहां पर ये देखते हैं कि एक जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वह ये कहता है, सब हिंदी में बता रही हूं, है ना, परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया हुआ था ना, उसी की स्लाइड मैंने यूज कर ली थोड़ा सा चेंज करके। तो यहां पर बच्चों देखो न्यायपूर्ण बंटवारा ये कहता है कि सरकार के द्वारा न्यायपूर्ण बंटवारा,
फर्स्ट है इस पे, कानून व नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, ये पहली बात हो गई। कानून व नीतियां सभी व्यक्तियों पर, सभी पर समान रूप से लागू हों, समान रूप से लागू हों, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज जो है निष्पक्ष रूप से लागू हों, एक फेयर मैनर में हो, एक फेयर मैनर में हो, निष्पक्ष तरीके से हो। लेकिन बच्चों केवल ये देना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्या देना होता है, न्यायपूर्ण वितरण। केवल नीतियों को लागू नहीं कराना है, आपको एक न्यायपूर्ण वितरण भी करना है, ठीक है। न्यायपूर्ण वितरण किस चीज का, तो समाज में सभी व्यक्तियों के पास, समाज में सभी व्यक्तियों को जो वस्तुएं हैं इनका जो वितरण है वह ठीक तरीके से किया जाए, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। कि सेवाओं का उचित जो वितरण है वह होना चाहिए, और ये जो वितरण है वह किनके बीच हो, न्यायपूर्ण वितरण जो है, देखो फिर से समझो, अगर हम यहां पर न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं तो राष्ट्र के बीच में, समूहों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में, सभी के बीच में एक न्यायपूर्ण जो वितरण है वह होना चाहिए, किसका, वस्तुओं का प्लस सेवाओं का, वस्तुओं का और सेवाओं का। पहली बात हो गई। दूसरी बात जो न्यायपूर्ण वितरण की है फ्रेंड्स, ये कहती है कि अगर समाज में बहुत ही गंभीर असमानताएं हैं, तब क्या, गंभीर असमानताएं हैं, सीरियस इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। अगर समाज में गंभीर असमानताएं हैं तब यहां पर सरकार न्याय कैसे सुनिश्चित करेगी, तो यहां पर सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ठीक है। सरकार के द्वारा यहां पर क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, पुनर्वितरण किया जा सके, जिससे संसाधनों का पुनर्वितरण, आवश्यक जो संसाधन है उनका पुनर्वितरण किया जा सके। अगर गंभीर असमानताएं हैं तो यहां पर बुनियादी समानता जो है वह सुनिश्चित करे, ठीक है। बुनियादी समानता और अवसरों का जो वितरण है उसको सुनिश्चित करे। जैसे कि हम कहते हैं पुनर्वितरण किस चीज का, बुनियादी समानताओं का, बुनियादी सुविधाओं का, बेसिकली, है ना। बुनियादी समानता क्या है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं शिक्षा की, भोजन की, उसकी समानता एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या प्रयास करेगा, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वह प्रयास करेगा। अब देखो कैसे संविधान ने प्रयास किया। जैसे कि अगर हम जातिवाद की बात करें तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें उसको अबॉलिश किया गया आर्टिकल 17 में, ठीक है। जो छुआछूत है इसका अंत किया गया, ठीक है। और इसके अलावा चाहे हम फीमेल और मेल इक्वालिटी की बात करें उसकी भी बात यहां पे की जाती है। न्यायपूर्ण वितरण में देखो, जैसे कि मान लो सीरियस इनइक्वालिटी में एक एग्जांपल है, एक व्यक्ति के पास 100 गांव थे, जमींदार था वो, और दूसरा व्यक्ति किसान था जो अपनी जमीन महाजन को देके गिरवी रख के, महाजन खा गया उसकी जमीन, उसके बाद वो मजदूरी का काम कर रहा है, काश्तकार बन गया अपने ही खेत में। तब इसका एग्जाम्पल क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, भूमि सुधार करना, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना। तो भूमि सुधार, पुनर्वितरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो यहां पे बच्चों समानता बढ़ाने के लिए चाहे छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया जाए, चाहे न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, भूमि सुधार जैसी व्यवस्थाएं हो, ये 3-4 बातें हो गई।
अब न्यायपूर्ण वितरण के कॉन्सेप्ट से एक अगला प्रश्न उभरता है जो आपको रॉल्स थ्योरी से जोड़ेगा। न्यायपूर्ण बंटवारा आप समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब कुछ प्रश्न उठेंगे। जैसे एक प्रश्न उठा सिद्धांत पे, दूसरा सिद्धांत आया, वैसे ही इस पे एक प्रश्न उठेगा कि समाज में अगर ये न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई जा रही है, तब एक जो वर्ग है वह इससे असहमत है ना। अब देखो इससे प्रश्न क्या उठते हैं। न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने में मत भिन्नता है। कोई कहता है मत करो, कोई कहता है करो। जो कह रहा है कि हमारे पुरखों की जमीन है, भाई हम क्यों दें, उन्होंने अर्जित की, चाहे भले धोखे से ठगी से अर्जित की हो, हम नहीं देंगे। तब ऐसे में ये मत भिन्नता जो है वह हो सकती है, और कभी कभी ये मत भिन्नता आक्रोश जो है वह हिंसा में बदल जाता है। आक्रोश जो है, अब यही किसान और बाकी लोग सोचे जिनकी जमीन हड़प ली, अब ऐसे में ये आक्रोश और हिंसा में बदल जाएगा। तब इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा? तब क्या वंचितों की सहायता को योजनाएं, अब देखो यहां पे अगर हिंसा हो गई, मान लो कहने की बात कि स्थापित करने में मतभिन्नता थी, आक्रोश और हिंसा, तब ऐसे में सरकार वंचितों के लिए सुविधाएं कैसे लाए? तब ऐसे में वंचितों की सहायता की योजना क्या वंचितों की सहायता की योजना न्याय के सिद्धांत पे खरी उतरेंगी? न्याय की प्रश्न है ये, और इस प्रश्न से अगला सिद्धांत जुड़ जाएगा कि कसौटी पर खरी उतरेगी, प्रश्न वाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे में रॉल्स की थ्योरी आती है और इस सवाल का जवाब आपको रॉल्स देते हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स की थ्योरी हम देखेंगे कि वो, मैं साइड हो रही हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ गई रॉल्स की थ्योरी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय सिद्धांत। रॉल्स कहते हैं कि देखो ठीक है, हम लोगों को कहते हैं कि आप समाज बना लो। इसमें 2-3 प्रश्न जो रॉल्स कहते हैं वो हम यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखवाती हूं, आगे जो मेन थ्योरी उसको मैं लिखवा दूंगी, जो कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस की है। रॉल्स कहते हैं कि आप अपने रहने के लिए किस तरह का समाज पसंद करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम ऐसा समाज पसंद करेंगे जो हमारे लिए, अगर हम विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है, तो जो हमारे लिए और हमारे आने वाले जो भविष्य है, जो आगे फ्यूचर है, जो आगे पीढ़ियां है, बच्चे हैं, उन सभी के लिए भी वो विशेषाधिकार मिल जाए। तो हम यहां पर निजी हित को देखेंगे। तो रॉल्स कहते हैं कि आप क्या करोगे, अगर आपसे कहा जाए एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जिसमें अधिकार दिए जाए, सारे अधिकार हमने अपने लिए कर लिए, तो यहां पर एक टकराहट होती है निजी हित के लिए और एक समाज के लिए। अच्छा ये बताओ, आप इतने परोपकारी हो कि आप अपना जो लाभ आपको मिल सकता है, आप अपना लाभ किसी और को दे दो? नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति, नहीं कर सकता, ठीक है। होशो हवास में तो नहीं करेगा। तब ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ऐसा समाज जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधाएं मुहैया कराए, ऐसा समाज वो चुनना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उनका फैसला बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करेगा। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक परोपकारिता का डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन आने वाले बच्चे जो है उनकी पीढ़ियों को, मौके को प्रभावित करेगा, तब वो ऐसा डिसीजन लेने से बचेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि तब क्या न्याय का सिद्धांत एक समाज में लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब ऐसे में रॉल्स कहते हैं, रॉल्स के पास इसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन था। उन्होंने कहा व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी को अपनाया जाए। व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी यानी अज्ञानता का आवरण, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता का आवरण, एक आवरण ओढ़ लो अज्ञानता का, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, पहले इसको समझ लो, फिर इसको मेन पॉइंट्स लिखवाती हूं। ये बीच में एक पर्दा है बच्चों, है ना, दिख ही रहा होगा, चलो मैं बता देती हूं। ये बीच में क्या है, एक ऐसा
एक पर्दा लगा लो, आपको अब कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक आवरण है, ये आवरण है अज्ञानता का, ठीक है। ये व्यक्ति उच्च जाति का है, यहां पर एक व्यक्ति निम्न जाति का है, यहां पर एक गरीब व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, ठीक है। यहां पर एक धनी व्यक्ति है, सुविधा संपन्न है, सुविधा संपन्न है, ठीक है। ये पुरुष है, यहां पे महिला है। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहता है, ठीक है, अब आंख बंद करो और अब ये सोचो कि आप ये व्यक्ति भी हो सकते हो, आप ये व्यक्ति भी हो सकते हो, आप ये व्यक्ति भी हो सकते हो, ठीक है। आप यहां भी आ सकते हो, आपको नहीं पता आप कहां जा सकते हो। मतलब आपको जब समाज में, ध्यान से सुनो, आपको जब समाज में अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन का अंदाजा ना हो, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। आपको 10 भाग बांटने थे बच्चों, आपको 10 भाग बांटने थे। आपने क्या किया, सभी भागों को बराबर बराबर बांटा, क्योंकि आपको यह नहीं पता था कि कौन सा भाग आपका होगा। सीधी सी बात, यही व्हील ऑफ इग्नोरेंस है। और यहां पर व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहता है कि अब आप समाज में न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करो, और वो भी तब जब आपको यह नहीं पता कि समाज में आपकी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वह क्या होगी। तो आप ऐसे समाज की कल्पना करोगे जहां पर सबसे लो जो एक क्लास का व्यक्ति है उसको भी सुविधाएं मिल जाएं उतनी ही जितने की एक हायर क्लास के व्यक्ति को मिलेंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, आप आप नंबर 1 पे भी आ सकते हो, आप 10 पे भी आ सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे, सबसे जो वंचित वर्ग है ना, उसको भी आप सुविधा संपन्न बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस वर्ग में पैदा होंगे, हम किस वर्ग में होंगे। तभी एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक न्याय संगत जो वितरण है वह हो सकता है। इसके पहले हमने देखा कि न्याय संगत वितरण, एक व्यक्ति से अगर कहा जाए कि अब आप समाज के लिए नियम बनाओ, वो ऐसे नियम बनाएगा कि वो सुविधा संपन्न हो। वो अपने निजी हितों को तो बिल्कुल भी क्लैश नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले जो उसके बच्चे हैं उसके भविष्य के मौके प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसे में न्यायपूर्ण जो समाज है वो नहीं बन सकता। इस थ्योरी को जॉन रॉल्स सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को, और उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा, अज्ञानता का आवरण ओढ़ लो। अब अगर ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब आप क्या करोगे, एक न्यायपूर्ण वितरण करोगे, एक न्यायपूर्ण वितरण करोगे सुविधाओं का, अधिकारों का। और ये जो न्यायपूर्ण वितरण था, ये आपकी महानता नहीं थी, ये आपकी विवेक सम्मतता थी। आपके अंदर इतना विवेक था कि अगर मैं 10 नंबर पे आया तब वहां पे भी मैं कुछ अधिकार रख दूं, ताकि मुझे वहां पे जब मैं हूं तो मुझे वो मिल जाए। तो ये आपकी महानता नहीं थी, ये आपका विवेकशील होना। तो चूंकि मनुष्य सोच सकता है, वो विवेक सम्मत प्राणी है, और इस वजह से व्हील ऑफ इग्नोरेंस का जो ये अज्ञानता का आवरण है, इसको ओढ़ के वो एक न्याय संगत समाज बना सकता है। तो वी डोंट नो जो पोजीशन है वह क्या होगी, ठीक है। देखो, अज्ञानता का आवरण कहता है हमें नहीं पता समाज में हमारी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो आपको अगर निर्णय लेना है तो अज्ञानता का आवरण ओढ़ लो, जबकि आपको संभावित स्थिति या सामाजिक संभावित स्थिति या संभावित सामाजिक जो स्थान है, संभावित स्थिति या सामाजिक स्थान के बारे में अज्ञानता। अज्ञानता हो, आपको पता ही ना हो, ठीक है, अज्ञानता हो। तो अब आपको नहीं पता कि आप किस तरफ आओगे, तो इसलिए आपने क्या किया बच्चों, इसलिए अब आपने सबसे बुरी स्थिति में सोचना, सबसे बुरी स्थिति को सोचकर
सबसे बुरी स्थिति वाले को भी आपने अधिकार दिए। आपने सोचा कि सबसे बुरी स्थिति जिसकी होगी, अगर वो वहां पे मैं हुआ तब मैं, जब मुझे अधिकार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आपने सबसे बुरी स्थिति वाले को भी अधिकार दिए, है ना। तो आपने क्या किया कि यहां पर कमजोर तबके के लिए भी आपने पर्याप्त अवसर रखे। कमजोर तबके के लिए भी पर्याप्त अवसर मिल जाए अपने विकास के लिए, ठीक है। यही व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट कहता है कि इससे संपूर्ण समाज को फायदा होगा, पूरे समाज को फायदा होगा। आपने न्यायपूर्ण वितरण किया, संपूर्ण समाज को इससे फायदा होगा, ना कि किसी खास तबके को, ना कि किसी खास तबके को। आ रहा है समझ में? इंटरेस्टिंग है ना। तो यहां पर यह कहा जाता है कि ये जो निष्पक्षता आई है ये महानता नहीं है। निष्पक्षता आपकी महानता या आपकी उदारता नहीं, बल्कि आपकी विवेक सम्मत होना है। आपके अंदर इतना विवेक है कि आप सोच पा रहे हो, तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं रॉल्स? एक लाइन में कहते हैं, नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील जो चिंतन है वह समाज में न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित कर सकता है। नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन, ठीक है, ध्यान रखना। नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन, बल्कि विवेकशील चिंतन न्यायपूर्ण समाज बना सकता है। क्लियर? क्लियर है? व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का आवरण। दो पॉइंट और छोटे छोटे, है ना। सामाजिक न्याय का अनुकरण, स्क्रीनशॉट ले लो। सामाजिक न्याय का अनुकरण क्लास के साथ साथ वैसे नोट्स बनाओगे ना, तो ये पता रहेगा कि आपने कौन सी लाइन बाद में लिखी, कौन सी लाइन पहले लिखी, उससे ही समझ। जैसे मान लो मैंने निष्कर्ष ऊपर लिख दिया, अब आप सोचोगे कि निष्कर्ष ही पहली बात है, नहीं समझ पाओगे। अगर क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे बच्चों, तो ज्यादा फायदे में रहोगे ना, अटेंटिव भी रहो। ये नहीं लगेगा कि यार आपकी जो क्लास है ना, वह ऑनलाइन है। थोड़ा सा ऑफलाइन का आप खुद आपको सीरियस होना पड़ेगा। परसुइंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का अनुकरण। देखो सामाजिक न्याय का अनुकरण क्या कहता है। पहली बात इसमें कही जाती है कि ठीक है, कोई भी समाज जो है वह सेम नहीं हो सकता, समाज में विभाजन है। पहली बात यह कही जाती है कि समाज में विभाजन है। ये जो विभाजन है वह किन किन के बीच में है? एक तो धनी वर्ग है और दूसरा एक वंचित और गरीब वर्ग है, दूसरा एक वंचित तबका है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का अभाव जो है वह क्या कहता है। क्या यहां पर सामाजिक न्याय का अभाव है? प्रश्न चिन्ह हो गया। तो हम कहते हैं बच्चों कि अगर न्याय के लिए, है ना, रहन सहन में एक रूपता की आवश्यकता नहीं होती। अगर देखो ये जो विभाजन था ना धनी और वंचित के बीच में, ये काफी बड़ी खाई थी। तो यहां पर ये जो विभाजन है, न्याय के लिए जीवन स्तर, अब देखो कोई एसी में रह रहा है तो कोई पंखे से काम चला रहा है, आप ये नहीं कहोगे कि अन्याय है, उसने उतने प्रयास नहीं किए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि न्याय के लिए जीवन स्तर, न्याय के लिए जीवन स्तर की बराबरी आवश्यक नहीं है। जीवन स्तर की बराबरी आवश्यक नहीं है। समझे इस बात को? इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि जीवन स्तर की जो है वह एक रूपता हो। अब दूसरी बात यहां पर कही जाती है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है असमानता की खाई का बढ़ जाना, असमानता की खाई का गहरा हो जाना। और ये गहरा होना कैसे? असमानता की खाई का गहरा होना मतलब जो वंचित व्यक्ति है वो एकदम मर ही जाए, वो सरवाइव ही ना कर पाए, ऐसी कंडीशंस उसको दे दी जाए। तो जो वंचित है, वंचित तबके के पास अवसर ही नहीं है। वंचित तबके, कभी कभी ये होता है ना, अवसर ही नहीं है तो कैसे फाइट करोगे? वंचित तबके के पास अपनी स्थिति में सुधार के अवसर ना होना, जीवन के अवसर ना होना, स्थिति को सुधारने का मौका ना मिलना, ये ज्यादा इनजस्टिस है। और यहां पर कहा जाता है कि अगर उसके पास न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो ये असमानता, न्यूनतम बुनियादी सुविधा, ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये क्या है? ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है, ये अनजस्ट है। अब ऐसे में WHO कहता है कि न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि शिक्षा, पानी, सुरक्षित आवास, भोजन, सुरक्षित आवास, भोजन और न्यूनतम मजदूरी। ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपया मिले, न्यूनतम मजदूरी तो मिले जिससे पेट भरे। अगर आपके पास, आप इसके लिए भी स्ट्रगलिंग हो, आपको इसके भी मौके ना मिले, असमानता की खाई का बढ़ जाना, ये न्यायपूर्ण नहीं है। यहां पे सामाजिक न्याय का अभाव है। तीसरी बात इसमें कही जाती है कि राज्य वंचित तबके को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दे, तभी सामाजिक न्याय हो सकता है। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। अब लेकिन राज्य कैसे करा देगा? राज्य कैसे कराएगा? एक प्रश्न आ गया। राज्य वंचित तबकों को बुनियादी सुविधाएं जो है वह उपलब्ध कराए, इसमें मदद करे वंचित तबके की, ताकि समानता हो। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो? अब देखो, इस लक्ष्य को, इस समानता को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो? सर्वोत्तम तरीका, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। सर्वोत्तम तरीका क्या हो? सर्वोत्तम तरीके में एक तरीका जो ये जान रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वह है मुक्त बाजार और खुली प्रतियोगिता। मुक्त बाजार और खुली प्रतियोगिता की ये बात करते हैं। मुक्त बाजार है ना, और खुली प्रतियोगिता इसका एक सॉल्यूशन है। वही हमारा लास्ट, मुक्त बाजार और खुली प्रतियोगिता की ये बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले दो कोट्स पढ़ लेते हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर का, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सम्मान की भावना बढ़ रही हो, अपमान की भावना घट रही हो, है ना, और एक करुणा भरे समाज का जो है वह निर्माण हो सके। तो यहाँ पर न्यायपूर्ण समाज क्या है? देखो, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह की जो कोट्स है बच्चों, इस तरह की जो लाइंस है वो आपको मेंस के लिए एज इट इज दिखाई देती है। न्याय में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, वही न्याय है। तो यहां पर लास्ट बचता है कि आखिर राज्य जो है वह एक वंचित तबकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया जब अगर करा दे तो इसके लिए वह कैसे करा दे? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट एक तरीका हो सकता है? फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन की हम बात करते हैं। फ्री मार्केट स्टेट इंटरवेंशन, मुक्त राज्य बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त राज्य, मुक्त बाजार। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं बच्चों। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको क्लास समझ में आई नहीं आई, ठीक है। और रीडिंग जरूर करनी है। रीडिंग का मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, रीडिंग आपको करना ही करना है।
स्टार्टिंग में मैंने सोशल जस्टिस के रिलेट करके आपको 10 टॉपिक्स बताए, करंट अफेयर से करके उसको चाहो कवर कर लो। इस चैप्टर को अपना बेस बना लो सोशल जस्टिस पेपर 2 का, सोशल जस्टिस वाले का। आप इस कॉन्सेप्ट को सभी के साथ लिख सकते हैं, सभी करंट अफेयर की चीज़ों से कनेक्ट कर लो। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, सोशल जस्टिस का टॉपिक भी डिस्कस किया है। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। कुछ लोग कहते हैं खुला छोड़ दो भाई, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, उसको खुला छोड़ दिया जाए। अब देखो, तो यहां पर जो मुक्त बाजार प्रणाली है, इसके समर्थकों का क्या कहना है? मुक्त बाजार प्रणाली मतलब यहां पे राज्य जो है वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुक्त बाजार प्रणाली, तो इसके समर्थकों का कहना है, ठीक है, इसके जो समर्थक हैं वो इसके पक्ष में एक तर्क देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो तो संपत्ति, मूल्य, मजदूरी, संपत्ति, मूल्य, मजदूरी, मुनाफा, ये सभी कैसे तय हो? अनुबंध या समझौतों से। तो यहां पर अनुबंध व समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हो। तो एक समाज में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो मुक्त बाजार प्रणाली के समर्थकों का यह कहना है कि जो व्यक्ति हैं, है ना, वे संपत्ति, मूल्य, मजदूरी, मुनाफा, इन सभी के जो भी लाभ मिल रहे हैं, उन सभी में शामिल होने के लिए वे स्वतंत्र जो है वह छोड़ दिया जाए, राज्य इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो यहां पर साथ ही ये कहते हैं कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप ना हो, राज्य द्वारा हस्तक्षेप ना हो, और इसी तरीके से लाभ व कर्तव्यों का वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। लाभ व कर्तव्यों का वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें यह कहा कि जो योग्य व्यक्ति होगा वो लाभ ज्यादा कमाएगा, जो अक्षम व्यक्ति होगा इसको लाभ कम हो तो गया न्याय, इसको लाभ कम होगा, बस यही न्याय है, यही न्याय है ना। अब तीसरा है इसमें पॉइंट, लेकिन कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार्य करता है। यहां पर यह कहा गया कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप ना हो। आगे कहा जा रहा है कि इस प्रणाली के समर्थक भी कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार किया जा सकता है। अब ये प्रतिबंध क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे कि लिए सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी। अब लेकिन इसको अप्लाई कौन करेगा? न्यूनतम मजदूरी आपने कह तो दिया कि कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेते हैं हम, लेकिन ये लागू करने के लिए सरकार आगे आए, ये निजी व्यक्ति काम नहीं करेंगे। निजी स्वामित्व ये नहीं सोचेगा कि न्यूनतम मजदूरी जो है वह हम पे करें। तो यहां पर इस तरह के मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करेगा, नहीं करेगा? यहां पर राज्य लॉ बनाएगा तो राज्य हस्तक्षेप करे। राज्य हस्तक्षेप कहां पे करे? जहां पे मिनिमम जो सुविधाएं हैं, मिनिमम जो बुनियादी सुविधाएं और समानता देनी है, वहां पे राज्य हस्तक्षेप कर दे। बाकी बाजार को मुक्त छोड़ दे। जो ज्यादा योग्य होगा वह ज्यादा पैसा कमा लेगा, जो अक्षम व्यक्ति होगा, मेहनती कम होगा, कौशल कम होगा, कम लाभ में संतुष्ट कर जाएगा। चौथा इसमें कहा जाता है कि एक और बाजार की जो मुक्त प्रणाली है, इसके पक्ष में समर्थन दिया जाता है, इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि बाजार जो है वह विकल्प ज्यादा दे रहा है। बाजार प्रणाली, मुक्त बाजार प्रणाली आपको विकल्प ज्यादा दे रही है, आपको उपभोग की सामग्री ज्यादा दे रही है, लेकिन ज्यादा विकल्प है, ठीक है, विकल्प आपके पास कैसे ज्यादा है? गुणवत्ता ज्यादा है। और गुणवत्ता ज्यादा है, अरे भाई कीमत भी तो ज्यादा है।
आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ो और आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, विकल्प तो दोनों के पास है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ेगा, नर्सरी की फीस सुनने में आया है कि मतलब जो पता है वैसे अलग अलग जगह अलग अलग होती है, पर दिल्ली में हो सकता है नर्सरी बच्चे को शुरू में एडमिशन के लिए आपको 1 लाख रुपए जमा करने पड़े, 2 लाख, अरे आईएएस की तैयारी हो जाए इतने में, तो सच में सीरियसली। तो आप देखोगे कि आपके यहाँ जो कुछ ऐसे स्कूल होंगे जो कि बहुत हाई फाई या प्राइवेट ओनरशिप के होंगे, आप देखोगे कि उस तरह के स्कूल्स जो हैं वो नर्सरी के बच्चों की उतनी फीस से ज़्यादा जितनी भी हमारी आईएएस की फीस जो है वह, अगर आप एक अच्छे कोचिंग में पढ़ लो तो 1.5-2 लाख रुपए आपको सामान्यतः फीस होती है ऑफलाइन की। उतनी नर्सरी वाला बच्चा जो है क्या करेगा, वो नर्सरी में ऐसा क्या पढ़ेगा कि आप उससे 2 लाख फीस ले रहे हैं, ऐसा क्या आप उस बच्चे को सिखा दोगे। तो यहां पर बच्चों अगर बाजार प्रणाली आपको विकल्प दे रही है, आपको गुणवत्ता दे रही है, कीमत भी तो ज्यादा और इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी से दूर है। अगर कीमत ज्यादा है तो गरीबों के पास ये विकल्प नहीं है, गरीबों के पास ये विकल्प नहीं है ना। अब हम आगे देखते हैं, दूसरी बात कही जाती है, बाजार प्रणाली के समर्थक ये मानते हैं कि जो निजी स्वामित्व है उसका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन गवर्नमेंट संस्थान की अगर हम बात करेंगे, उनका मैनेजमेंट आप देखो कितना एकदम ढुलमुल रवैया चलता है। पहले तो हालांकि बहुत ज्यादा था, अब तो ठीक हो गया है चीजें। आप देखोगे कि अब तो गवर्नमेंट वाले जो काम है वे आपके सारे ऑनलाइन हो गए, ज्यादातर आपको बहुत सुविधाएं हो गई। कुछ ही काम ऐसे है कि बहुत जो रवैया है आपको लगता है कि फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वो चीजें आप कम हो गई है ना पहले की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों की, लेकिन गुणवत्ता के साथ जब कीमत बढ़ गई तो गरीबों की जो पहुंच है उससे ये बच गए। तो सामाजिक न्याय राज्य सुनिश्चित करे, बुनियादी सुविधाएं सभी को प्रदान करे, ये इस पूरे चैप्टर का सार हो गया, लास्ट लाइन हो गई। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपके कमेंट से एक ऐसा माध्यम है जो हमें एजुकेटर्स को ये बता देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में कि आप तक हमारी बात कितने अच्छे से पहुंच रही है। नोट्स क्लास के साथ साथ बनाओ, है ना, मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सभी से। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आप इन क्लासेस का लाभ उठा सकें, आपको ये जो फ्री पूरी सीरीज लाई जा रही बच्चों, सही मायने में मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता दूं, अगर आप किसी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन ना भी करें और साल भर आप इन बैचेस से जुड़े रहेंगे, साथ स्टडी करेंगे, तब भी आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप सही डायरेक्शन में करें। जो एजुकेटर कह रहा है आप उस चीज को माने, अपना दिमाग आगे रखो। वो नहीं कहते कि भाई पीछे पीछे चलना है, ईश्वर ने आपको भी तो अपनी बुद्धि दी है ना। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना है, अपनी स्ट्रैटेजी पूरा बना के उस चीज को आपको ध्यान रखना है, हार्डवर्क करना है। लेकिन अगर आप इस बैच के साथ साथ चलेंगे, आपको वो सारे डायमेंशन, सारी चीजें मिल जाएंगी, मेंस के सारे टॉपिक्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको नोट्स बनाते रहना, डेली कम से कम 2-4 घंटे तो लिखा करो भाई, अगर मेंस चाहते हो। प्रश्नावली देखो, ये जरूर सॉल्व करना। कल एक बच्चे लिखा था हम सारे क्वेश्चन कर ले कि कुछ छोड़ दें। मेंस पे जब 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे 3 घंटे में, तो समझ आ जाएगा कि कितनी जरूरत थी आपको लिखने की। हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है, किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला, जो वो प्राप्त करने योग्य है उसको देने का क्या मतलब है, कैसे ये जो चीजें हैं वह बदल गई। अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांत कर लोगे। न्याय के 3 सिद्धांत, बस जो बताया है वही लिख लो, जो जिस तरह से नोट्स बनाए बस वही लिख लो। क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ साथ समानता के बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? इसमें एक एग्जांपल्स देते हुए समझा देना दिव्यांग व्यक्ति का कि नहीं, अगर विशेष जरूरत की बात है, महिलाओं को अगर कार्य के अवसर समान रहे, इसके लिए उन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है, तब ये विशेष बर्ताव समानता के खिलाफ नहीं बल्कि समानता का ही विस्तार है। वो उस अवसर को एंजॉय कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास विशेष सुरक्षा हो। तो विशेष जरूरतों का सिद्धांत एग्जाम्पल्स के साथ, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को, इस तर्क में अज्ञानता के आवरण का विचार क्या उपयोगी है? डेफिनेटली उपयोगी है। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम बुनियादी जरूरतें होती हैं, और ये जिम्मेदारी किसकी है न्यूनतम सुनिश्चित करने की। ये मैच द ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है।
सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्यवाही को निम्न में से कौन सा तर्क वाजिब ठहराया जा सकता है? सभी नागरिकों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने अटेंटिव होकर क्लास को नहीं समझा। जो एक मेन सार आपको पढ़ाने समझाने की कोशिश की गई, वही सार है इस क्वेश्चन का आंसर। पहली बात कही गई कि गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य है, न्यायोचित है, इसलिए बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराए राज्य। सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ये हो सकता है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी है, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है। सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता अधिकारों की स्वीकृति है। राज्य ऐसा क्यों करे? क्योंकि सभी नागरिकों को जीवन की बुनियादी न्यूनतम स्तर उपलब्ध करवाना अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। समझे? ये इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही, है ना? और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि मेंस GS2 सोशल जस्टिस से जुड़ता है। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। साथ ही हमने देखा कि UPSC का जो आपका GS पेपर 2 है, 10 टॉपिक्स, इसको आपको बेसिक आज मैंने आपको दे दिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई। और इसके साथ करंट अफेयर के जो इश्यूज है उस आप ये आज ही कवर कर लेना, ठीक है? या 1-2 दिन का समय ले लो, उस पर कवर कर लो। UPSC मेंस के क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन जो 21 में पूछा गया था, ठीक है? और ये लास्ट आपका NCERT से ये लाइन ली गई थी, ये मैंने आपको बता दिया। सामाजिक न्याय हमने शुरू किया कि प्रेम और न्याय एक जैसे हैं, बट प्रेम नोन के लिए और न्याय हम समाज के लिए मांग लेते हैं। न्याय के 3 सिद्धांत हैं: समान लोगों के लिए समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्यायपूर्ण बंटवारा में रॉल्स का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का अनुकरण में मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। न्याय क्या है? हमने देखा कि प्राचीन समय से राजा का कर्तव्य था। कन्फ्यूशियस, प्लेटो और इमैनुअल कांट कुछ कुछ कह रहे हैं, है ना? वो पढ़ लेना क्या क्या कह रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि लोगों की चारित्रिक विशेषताएं समान है। 2 जाति के व्यक्ति सेम काम करे या महिला पुरुष सेम काम करे तो सेम वेतन दो। प्रोपोर्शनल जस्टिस कहता है कि जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा हक है चीजों को पाने का, लाभ ज्यादा पाने का। जो बच्चा ज्यादा पढ़े उसको ज्यादा अंक होने चाहिए, वरना ये भी इनजस्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत तो समानुपातिकता है, इसमें संतुलन होना चाहिए। विशेष जरूरतों के ख्याल में हमने बात की कि बुनियादी अधिकार व समानता, ठीक है, समान व्यवहार करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ संदर्भों में अगर जो समान नहीं है तो विशेष व्यवहार किया जाना ही न्याय है। और अगर शिक्षा सुविधाओं का अभाव किसी जाति को कई समय से नहीं है तो सरकार ने आरक्षण दे दिया। तो हमने देखा कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का अनुकरण करते समय सरकार इन तीनों सिद्धांतों के बीच में एक संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। अगर हम समानों के बीच समान की बात करें तो इससे एक प्रश्न उठ जाता है इसके विरोध में कि अगर हम केवल इस सिद्धांत को मानेंगे तो जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको योग्यता का प्रतिफल नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा मेहनत करें योग्यता का जो प्रतिफल है वह ज्यादा मिले। हम प्रोपोर्शनेट अगर जस्टिस की बात कर दें, समानुपातिकता न्याय की बात कर दें, तो हम देखते हैं कि जो वंचित तबका है वो कहाँ जाएगा। तो विशेष जरूरतों का ख्याल भी रखा जाए और इसके लिए सरकार काम करती है। आगे हमने न्यायपूर्ण बंटवारे की बात की। हमने देखा कानून और नीतियां लागू करना केवल न्याय नहीं है, बल्कि गंभीर असमानताएं अगर है तो यहाँ पर इसको भी पुनर्वितरण जो है वह किया जाए, जैसे कि भूमि सुधार का किया, जैसे कि सरकार के द्वारा जाति व्यवस्था आर्टिकल 70। प्रश्न आता है कि अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था है तो मत भिन्नता भी हो और ऐसे में हिंसा हो, तब हमारे पास क्या कोई थ्योरी है? तो रॉल्स कहते हैं कि मेरे पास है। और आप एक ऐसा आवरण ओढ़ लो जहां से आपको चीजों को निर्धारित करना हो, लेकिन आपको अपनी पोजीशन सोसाइटी में पता ना हो। आपको नहीं पता कि आप विशेष सुविधा संपन्न समाज में जन्म लेंगे या फिर आप सबसे गरीब तबके में जन्म लेंगे, तब आप जो अधिकार बांटोगे वे सभी के लिए समान होंगे। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस। और यहाँ पर रॉल्स कहते हैं कि मनुष्य जो है विवेक सम्मत रूप से, नैतिकता नहीं बल्कि उसकी विवेक सम्मतता जो है न्यायपूर्ण वितरण को लागू करेगी। सामाजिक न्याय का अनुकरण हमने देखा और लास्ट हमने बात की फ्री मार्केट की, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हमने सोशल जस्टिस से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है।
कल हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वह अधिकारों का होगा। अधिकार क्या है, अधिकारों की संकल्पना हम समझेंगे ठीक वैसे ही जैसे अब तक हमने बाकी संकल्पनाओं, बाकी कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये पूरा जो समग्र बैच आपके लिए लाया गया है बच्चों, यूपीएससी पीटी कम मेन सारी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ होगी। आपको कंटिन्यू जो है वह सारे बैच, सारी क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ मत चिल्लाना, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाती है, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ। आखिर जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूसली देखा है, अगर चेक करने बस नहीं आए कि मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या लिखा है ना, तो आप नोट्स तो बना ही सकते हैं ना। अगर केवल चेक करने के लिए आपने वीडियो नहीं खोला, तो यहाँ पर आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्लास पे आने के पहले रिवीजन करो। नेक्स्ट वीकेंड जब फ्राइडे सैटरडे मेरी 2 क्लासेस आपको ये मिलेंगी, उसके पहले चारों क्लासेस जो हैं, चारों जो आपके चैप्टर में एकदम रटे होने चाहिए, उसकी जो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चंस है वो सारे होने चाहिए। सोशल जस्टिस जो मैंने आपको बताया है उसके साथ साथ आपको पूरा करंट अफेयर के साथ कवर करना है। इतना आपका होमवर्क है। जितना सीरियसली अपनी स्टडी को लोगे बच्चों, उतना ही इस एग्जाम में आपकी सफलता की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा और भी आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट ही ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चल सकेगा कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्या बेटरमेंट हम कर सकते हैं आपके लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।